एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आप सभी के लिए पीसीएस एग्ज़ाम के लिए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। अच्छे प्रश्न हैं, हम लोग एक तरफ से देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खान है, दूसरी तरफ उनसे निकलने वाला पदार्थ है, खनिज पदार्थ है। ठीक है, गुरु महिसानी लौ एस्क बिल्कुल सही, गुरु महिसानी से लौ एस्क निकलता है। तालचेर कोयला बिल्कुल सही। जादू घोड़ा यूरेनियम बिल्कुल सही। जावर सोना बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। जावर राजस्थान में एक खान है जहाँ से सीसा और जस्ता निकलता है, सोना नहीं निकलता है। सोना आपको मिलेगा कर्नाटक में, कोलार में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सागरों को उनकी लवणता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, टफ प्रश्न है। ठीक है, सागरों की लवणता के घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे दिया गया है कैरेबियन सागर, उत्तरी सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, सबसे अधिक यहाँ पे लवणता है लाल सागर की, यानी लाल सागर नंबर 1, उसके बाद भूमध्य सागर की नंबर 2, उत्तरी सागर, इसके बाद आएगा कैरेबियन सागर नंबर 3, फिर आएगा उत्तरी सागर नंबर 4। उत्तरी सागर की सबसे कम लवणता है यहाँ पर। सबसे पहले आएगा लाल सागर, यानी 3 नंबर, 3 फिर 4, 3 4 फिर 1 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, 3 4 1 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सबसे अधिक लवणता लाल सागर की, उससे कम भूमध्य सागर की, उससे कम कैरेबियन सागर की, सबसे कम उत्तरी सागर की। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं अटलांटिक महासागर की हैं। आपको अटलांटिक महासागर की धाराएं इसमें से निकालनी है, छाटनी है। गल्फ स्ट्रीम दी है, अगलुहास दी है, पेरू दी है, फॉकलैंड दी है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की है, अगलुहास जो धारा है वो हिंद महासागर की है, पेरू है जो प्रशांत की है, प्रशांत की। ठीक है, फॉकलैंड कहाँ की है, फॉकलैंड है अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक की हो गई गल्फ स्ट्रीम और फॉकलैंड, 1 और 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम और फॉकलैंड ये हैं अटलांटिक महासागर की, जबकि अगलुहास हिंद महासागर की, पेरू प्रशांत महासागर की। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। 2 कथन है, आपको देखना है कौन सही है। मुंबई में पहला सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया था। सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही। ठीक है, मुंबई सालसेट नामक द्वीप पर बसा है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। 1 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक कथन कौन गलत है, ये आपको पकड़ना है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है, बिल्कुल सही बात। ग्रीष्म काल है, यहाँ पे ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में घट जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। समताप मंडल में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर तक सर्वाधिक है, बिल्कुल सही बात। ओजोन जो है वो समताप मंडल में मिलती है, 15 से 35 तक सबसे ज़्यादा ये ओजोन पाई जाती है। आयन मंडल का घनत्व सर्वाधिक है, गलत बात, यही हमारा आंसर है। आयन मंडल का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, आयन मंडल का घनत्व सबसे कम है, यही हमारा आंसर है, यही गलत था। इसका घनत्व सर्वाधिक नहीं है। 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाइए। यहाँ पे है क्रम, यहाँ पे क्रम से लगाइए। ऐसा प्रश्न जरूर आएगा और अच्छा ये प्रश्न है, हम यहाँ पे बना भी देते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले अरावली श्रेणी सबसे उत्तर में, उसके बाद गिर श्रेणी यहाँ पर गुजरात में, उसका सतमाला हिल्स ये महाराष्ट्र में, फिर सेवारा की पहाड़ियाँ सबसे नीचे तमिलनाडु में है। तो सीरियल एकदम लगा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सबसे उत्तर में अरावली, उसके नीचे आएंगी गिर की श्रेणी, उसके नीचे आएंगी सतमाला पहाड़ियाँ, उसके नीचे सेवारा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा। बंदरगाहों का सही आपको क्रम यहाँ पे लगाना है, ये देख लीजिएगा। सबसे पहले उत्तर से दक्षिण लगाना, यहाँ पर क्या है, हल्दिया, मैं शॉर्ट फॉर्म एच लिखे दे रहा हूँ, हल्दिया है। उसके बाद यहाँ पे आएगा पारादीप, फिर आएगा विशाखापट्टनम और सबसे नीचे आएगा एन्नौर। एन्नौर मद्रास चेन्नई वाला ही एन्नौर है। तो सबसे पहले हल्दिया आएगा, यानी 4 नंबर, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा हल्दिया 4, उसके बाद पारादीप 2, फिर आएगा आपका विशाखापट्टनम 3, फिर एन्नौर 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा से कथन सत्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है, यांगत्से है, बिल्कुल सही। ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है यांगत्से। ठीक है, यह नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है, बिल्कुल गलत बात, केवल एक सही। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यांगत्से नदी दक्षिणी चीन सागर में नहीं गिरती है, ये
पूर्वी चीन सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? पूर्वी चीन सागर में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है और पीसीएस में इस तरीके का प्रश्न जरूर आएगा। इन सब तरीके वाले प्रश्न रट्टा मारिए अच्छे से लिख लिख के। पश्चिम से पूर्व आपको लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इरावदी, मेकांग, चाओ फ्राय और साल्विन नदियाँ दी गई हैं। सबसे पहले पश्चिम से लगाएंगे तो इरावदी आएगी, ई, फिर आएगी साल्विन, स, फिर आएगी चाओ फ्रायो, च, और लास्ट में आएगी पूर्व में मेकांग। ठीक है, इनके बारे में बता देता हूँ। जो इरावदी नदी है उत्तरी म्यांमार से निकलती है, म्यांमार की प्रमुख नदी है। ठीक है, जो इरावदी है। इसके बाद साल्विन जो नदी आएगी, साल्विन चीन के पठारों से निकलते हुए म्यांमार तक बहती है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है साल्विन। ठीक है, सबसे पहले पश्चिम में इरावदी, फिर साल्विन आएगी। चाओ फ्राओ, जो चाओ फ्राओ नदी है इस पर बैंकॉक बसा हुआ है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक बसा हुआ है, तो ये थाईलैंड में बहती है। मेकांग नदी, मेकांग चीन के पास से निकलती है, तिब्बत की उच्चभूमि से निकलती है, चीन, थाईलैंड, लाओस होते हुए बहती है। ठीक है, तो इनका ये सीरियल सही हो गया। पहले इरावती यानी 1 नंबर, फिर साल्विन यानी 4 नंबर, फिर 3 चाओ फ्राओ, फिर उसके बाद सबसे पश्चिम में पूर्व में जाएगी मेकांग नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। 10वां प्रश्न, काकेशस पर्वत के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है? यह एशिया यूरोप को अलग करता है। बिल्कुल सही, एशिया यूरोप को अलग करता है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल सही बात। ये जो काकेशस पर्वत है वो यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये है काला सागर, काला सागर, इधर है कैस्पियन सागर, और यहाँ पर ये बीच में है। ठीक है, अजरबैजान जॉर्जिया के बॉर्डर के पास में। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है, 11वां देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? गोमती नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। बिल्कुल गलत बात। आप जानते हैं गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है, सीतापुर और हरदोई के बॉर्डर से होते हुए लखनऊ जाती है, लखनऊ इस पे बसा है, फिर जौनपुर इस पे बसा है। और ये नदी, गोमती नदी प्रयागराज के पास गंगा में नहीं मिलती है, गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। तो पहली बात तो गलत हो गई। बेतवा नदी प्रयागराज में यमुना नदी से मिलती है, भी बात गलत है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है। ना तो 1 ना तो 2, दोनों बातें गलत हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा पक्का। देखिए, सही नहीं कौन सा है हमें देखना। वोल्टा झील रूस, बिल्कुल गलत। रोडोल्फ झील केन्या, बिल्कुल सही। एरी झील ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। बल्कास झील कजाकिस्तान, बिल्कुल सही। आंसर हमारा ए। वोल्टा झील रूस में नहीं है, रूस में कई झीलें हैं। जो सबसे प्रमुख झील रूस की है वो है आपकी परलाप सैवरिया, उसे कहते हैं बैकाल झील। ठीक है, वोल्टा झील कहाँ पर है? वोल्टा अफ्रीकी देश जो है आपका घाना, वहाँ पर है। अफ्रीकी देश घाना में है आपकी वोल्टा झील। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, यही गलत मैच था। ओके, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से समझिए पहले इसको। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान, जब वो पद पर आसीन है, किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही बात। जब वो पद पर है उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं दायर किया जा सकता है न्यायालय में। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम, यहाँ पे कम है, कम नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही है। दोनों बातें सही हैं, इसको समझ लीजिएगा। 13वां प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखते हैं। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। बिल्कुल सही। मौर्य काल से सिस्टम चला आ रहा है। ठीक है, मौर्य काल से चला आ रहा है इस सिस्टम, तो बिल्कुल सही बात है। 13वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। बिल्कुल गलत। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हुआ? बी वाला। 73वां संविधान संशोधन जो है ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है, इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है। 15वां, निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पे है किसे, भारत में निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के बारे में 1882 में विभिन्न बातों
का जिक्र किया था और कई चीज़ें इसने स्थानीय स्तर पर लागू भी की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं? आप जानते हैं कई लोगों को हटाने में राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, ठीक है, या सरकार गिराने में संसद के दोनों सदनों का रोल होता है। ठीक, तो और न्यायाधीशों को वगैरह को। यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक। तो किसे हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है? तो हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तो संसद द्वारा हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी संसद द्वारा हटाया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष इसे नहीं हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक, इसे भी संसद द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर है केवल 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटाता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? पीसी होता समिति का गठन किया गया था 2004 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 2004 में। ठीक है, अच्छे से याद कर लिए, ये पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। 18वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? ठीक है, राष्ट्रपति अगर किसी लोकसभा के सदस्य को हटाएगा, उसके संबंध में कोई निर्णय लेगा, तो वो किससे विचार विमर्श करेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग से। ठीक है, निर्वाचन आयोग से। 19वां प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, अनुच्छेद 21A में। ओके, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा टफ है, आप समझ सकते हैं, याद कर लीजिए। केशवानंद भारती जो वाद आया था 1973 में, आपको सबके वर्ष याद होंगे तभी आप लगा पाएंगे। गोलकनाथ वाद जो था 1967, ठीक है, गोलकनाथ वाद था 1967 में। और 42वां संविधान संशोधन आप जानते हैं 1976 में, और उसके बाद में 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा गोलकनाथ वाद यानी 2 नंबर, फिर आएगा 24वां संविधान संशोधन यानी कि 4 नंबर, 2 4, फिर केशवानंद 73, फिर 3 76, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 4 1 3। सबसे पहले गोलकनाथवाद 1967 में आया था, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971, उसके बाद केशवानंद भारती 1973, फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 सबसे अंत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, 2 4 1 3। ठीक, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे याद कर लीजिए। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपालास्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर, गोपालास्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर। फिर देखते हैं, निम्न में से कौन झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार है? बहुत अच्छा है, आप बचपन से याद करते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके जो रचनाकार कौन थे? श्यामलाल पार्षद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, श्यामलाल पार्षद। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, उसमें किस नेता ने ऑप्शन के हिसाब से समर्थन नहीं दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने इनका समर्थन किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने भारत में खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, मदन मोहन मालवीय जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। फिर देखिए 24वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न तो आपको 2-3 पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च, गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 1932, भारत छोड़ो 1942, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। आपको खाली ईयर याद होंगे तभी हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? गांधी इरविन समझौता 1931, उसके बाद क्या आएगा? पूना पैक्ट 1932 यानी 1 2 और फिर 4, 1 2 4, 1 2 4, फिर 3 आएगा, क्योंकि भारत छोड़ो 42 में हुआ, उससे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। 1 2 4 3, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। 25वां प्रश्न,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ है, में किसने भाग लिया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया, यहाँ पे आपको चूज करना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, गांधी नहीं थे, सरदार संपूर्ण सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, सरदार संपूर्ण सिंह ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी जी ने नहीं लिया था। हड़प्पा काल में व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? ईरान, इराक, चीन, रोम, आपको चुनना है। हड़प्पा काल में कहाँ कहाँ से होता था व्यापार? ईरान और इराक से, सिर्फ ईरान और इराक से। 1 2 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1 2 से। ठीक है, ईरान इराक से व्यापार होता था। 27वां, कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का है। युगल यहाँ पे समाधान था, युगल समाधान, जो लोग मर जाते हैं उनको गाड़ा था, तो समाधान। लोथल से बिल्कुल सही। मनकाकारी बनाने का जो कारखाना चौनरों से मिला था, बिल्कुल सही है। जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला था। पक्की मीट का हल धौलावीरा, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। पक्की मिट्टी का जो हल है, पक्की मिट्टी का जो हल था वो बनावली से मिला था। कहाँ से मिला था? बनावली से, धौलावीरा से नहीं, इसलिए डी आंसर हमारा सही है। फिर देखते हैं 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थक माना जाता है। हाँ, बिल्कुल माना जाता है। इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 1 2 दोनों सही। पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थकर माना जाता है, इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। ठीक है, 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ उनके प्राचीन नाम, हमें देखना है कौन सही नहीं है। हैदराबाद भागनगर, बिल्कुल सही है, ये सब याद कर लीजिए, आपको नहीं पता होगा। हैदराबाद भागनगर। श्रावस्ती को सहेत महत कहते थे, बिल्कुल सही। बाराबंकी को जसनौल कहते थे, याद कर लीजिए, बाराबंकी को जसनौल। बुलंदशहर इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। इंद्रप्रस्थ मेरठ के आसपास का क्षेत्र कहा जाता था। बुलंदशहर को बरन कहते थे, बरन। जियाउद्दीन बरनी का आपने नाम सुना होगा, जियाउद्दीन बरनी बरन का रहने वाला था, इसलिए उसको जियाउद्दीन बरनी कहा जाता था उसको। ठीक है, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी, ठीक है, और राहत इंदौरी, ये सब ऐसे नाम जुड़े हैं तो उनके शहर के हिसाब से जुड़े हैं। ठीक है, इसलिए जियाउद्दीन बरनी बरन का था, इसलिए उसको कहते थे। और बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन था, बरन। ठीक है, 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? ये वैदिक काल का प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा सबसे उत्तम थी, उनका उपनयन संस्कार होता था, वह सभा में भाग लेती थी। ये बात सही है या गलत है, बताएं। बिल्कुल सही है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा सबसे अच्छी थी। फिर देखते हैं मौर्य युग में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। जो मौर्य युग आया उसमें स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 1 2 दोनों बातें यहाँ पर एग्जैक्ट सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला वैधानिक सुल्तान कौन था? ये आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो याद कर लें, समझ लें अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला दिल्ली का वैधानिक सुल्तान था जिसने खलीफा से पत्र प्राप्त किया था कि हाँ तुम ही राजा हो। ठीक है, ऐसा। 32वां, सल्तनत काल में लगाए जाने वाले जजिया कर से किसे मुक्त रखा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से समझ लीजिएगा। जजिया कर लगाया जाता था गैर मुसलमानों पे, जो गैर मुस्लिम लोग थे उन पे जजिया कर लगाया जाता था, लेकिन कुछ लोगों पे जजिया कर की छूट थी। उसमें से कौन कौन थे आपके सामने है? ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, विक्षिप्त। किस किस पे छूट थी? तो ब्राह्मण पे भी छूट थी, स्त्री पर भी छूट थी, बच्चे पर भी छूट थी, विक्षिप्त पर भी छूट थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी। इन लोगों पर जजिया कर से छूट थी, परंतु जब फिरोज शाह तुगलक आया है उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? हमें देखना है। उड़ीसा के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगवंश के राजा अनंत वर्मन ने करवाया था। बिल्कुल सही बात, इस चीज़ को याद कर लें आप। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंश के राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया था, बिल्कुल सही बात। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अच्छे से समझते चलिए, याद करते चलिए, लिखते चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न, आँख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अवतल लेंस लगाकर आप उसको दूर कर सकते हैं।
35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, बिल्कुल सही। तड़ित चालक को बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत। केवल एक सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तड़ित चालक को बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये कार्य क्या करता है? जो भी बिजली है, आकाशीय बिजली है, उसको ये सबसे पहले तांबे का होता है, जो विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो उस पर गिरती है जो बिजली तड़ित चालक पे, इसको ज़मीन में लेके चला जाता है, इससे हानि नहीं होती है। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।